नमस्ते छात्राओं। लर्न हिंदी विद वर्षा इस मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ और हमारे आज के विषय की ओर बढ़ती हूँ। आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं अर्थात हिंदी। आज हम पाठ 10वां ठेस पूरक पठन इसका भाग तीसरा देखने जा रहे हैं। हमने भाग दूसरे में देखा था कि सिरचन को बुलाने लेखक गए थे क्योंकि उनकी जो बहन है मानू, उनके पति ने एक चिट्ठी लिखी थी बड़ी भाभी को, अगर मिठाई आए ना आए लेकिन मानू के साथ 2 जोड़ी चीक ये ज़रूर आना चाहिए। अगर नहीं आई तो क्या 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पाटियाँ। मानू नहीं आएगी और अभी सिरचन वहाँ गया है वो शीतल पाटी चीक बनाने के लिए। तो देखेंगे हम। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा। तो सिरचन को जैसे ही कलेवा अर्थात नाश्ता जो दिया था वो मजली भाभी ने क्या दिया था? केवल चिवड़ा और गुड़ दिया था। गुड़ को तो उसने छुआ तक नहीं था। सिरचन को अच्छा खाना पसंद था और वो पेट भर अगर उसे खाना दिया जाए तो कोई मजदूरी भी नहीं लेता था। जैसे ही जब लेखक ने देखा, माँ ने कहा कि उसे बूंदिया दे आना, तो मजली भाभी ने क्या किया था? वो बूंदिया सूप में फेंक कर आई थी। इसीलिए सिरचन ने क्या कहा कि मजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी ऐसे हाथ खोलकर फेंकती है क्या? तो ये बात सुनकर मजली भाभी को गुस्सा आया और वो अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से फिर सिर पर चढ़ेगा ही, किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। तो चाची जो है लेखक की, वो क्या कह रही है कि अगर हम मुंह लगाएंगे तो वो सिर पर चढ़ेगा क्या? किसी नैहर ससुराल, नैहर मतलब जो मैका, अपने मैके और ससुराल की बात वो क्यों करता है दूसरे की? उसे किसने हक दिया है मजली बहू के ससुराल का नाम लेने की? वो बूंदिया जैसे फेंकती है तो मिठाई भी ऐसे दिल खोलकर फेंकती है क्या? अगर वो अपनी मैके की होती तो। मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहू से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। मजली भाभी लेखक के माँ की दुलारी प्यारी बहू थी, लाडली बहू थी, और तमक कर मतलब गुस्से से वो आई बाहर तो रसोई से, और सिरचन से क्या कहा? तुम काम करने आए हो, काम करो। बहुओं से ऐसे बदकुट्टी मतलब बातें करने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ के लिए, जिस काम से तुम्हें बुलाया है वो करो, और कोई अगर चाहिए, किसी चीज़ की आवश्यकता है तो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा और सिरचन को भी गुस्सा आया क्योंकि उसने ऐसे जो बूंदिया फेंकी थी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसीलिए वो भी गुस्से में था और उसका मुंह लाल हो गया था गुस्से से। उसने कोई जवाब नहीं दिया लेखक की माँ को, और बांस में टंगे हुए जो अधूरा चीक जो पर्दा है उसमें वो फंदे मतलब जो सुतली के जो डोरे हैं वो डालने लगा, उसमें उसे बुनने लगा बिना कुछ कहे। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। और मानू लेखक की बहन वो क्या पान सजाकर बैठक खाने में ला रही थी, और फिर चुपके से उसने क्या किया, एक पान का बीड़ा सिरचन को दिया। इधर उधर देखा, कोई देखता तो नहीं, और फिर क्या बोल रही है, सिरचन दादा, कामकाज का घर है, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, 5 तरह के 5 लोग हैं, जितने लोग हैं उनके उतने अलग अलग स्वभाव है, तो तुम किसी की बात पर कान मत दो मतलब ध्यान मत दो, अगर ध्यान दोगे तो काम नहीं होगा। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया।
चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई और सिरचन ने पान का बीड़ा जो मानू से मिला था वो मुंह में लिया। और जो चाची है वो कमरे से बाहर कुछ काम के लिए निकल रही थी और सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अवाक मतलब आश्चर्यचकित हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, ज़रा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। और उन्होंने देखा कि चाची देख रही है। फिर सिरचन क्या कह रहा है कि चाची अपने से अचरज आश्चर्य से घूर रही है, देख रही है। तो उसने क्या कहा, छोटी चाची, ज़रा अपनी डिबिया का गमकौवा, एक प्रकार की तंबाकू होती है। गमकौवा जर्दा का अर्थ होता है एक प्रकार की सुगंधित तंबाकू होती है। वो ज़्यादा महंगी होती है और छोटे डिब्बे में आती है, छोटी डिबिया होती है उसकी। और वो जो महंगी गमकौवा जर्दा है वो कौन मांग रहा है, सिरचन मांग रहा है। और फिर वो क्या कह रहा है कि चाची, बहुत दिन हो गए हैं ऐसी तंबाकू खाने के लिए। और पहले से ही चाची सिरचन पर गुस्सा थी, क्योंकि सिरचन तो काम करने के लिए आया है, काम करे। ऐसे किसी का नेहर ससुराल मतलब मायका ससुराल निकालने की क्या आदत, मतलब उसे ज़रूरत है, ऐसे वो पहले से ही कह रही थी। और फिर उसने देखा कि सिरचन पान खा रहा है। सिरचन पान तो खा रहा है, ऊपर से उनको जर्दा भी मांग रहा है। उसकी इतनी हिम्मत, पहले से वो अवाक है। और फिर उसने जैसे देखा कि उसका मतलब उसके गुस्से पर जैसे वो नमक छिड़क रहा है, ऐसे यहाँ लग रहा है कि वो एक प्रकार की तंबाकू की मांग कर रहा है। तो चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो। चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। तो चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। जली भुनी मतलब क्या, उखड़ी उखड़ी रहती थी। हमेशा वो गुस्से में रहती थी और गुस्सा उतारने का तो कुछ मौका उनको चाहिए था। सिरचन तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फिर वो क्या कह रही है, झनकती मतलब गुस्से से बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ को आग लगे और घर में पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये घर है, तुम्हारी मांगने की हिम्मत कैसी हुई? चटोर कही के, चटोर मतलब स्वादुलोलुप से तुम्हारी जो जीभ है उसके तुम्हें लाड़ करने हैं जीभा के। और फिर लेखक कहते हैं ऐसा जब उनकी बातचीत हो रही थी, ऐसा संवाद सुनकर लेखक कहते हैं मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। अर्थात लेखक कहते हैं कि अगर उसे पैसे नहीं भी दिए तो चलेगा, लेकिन उसे क्या चाहिए, खाने के लिए चाहिए, अच्छी बात चाहिए। अगर एक बार वो काम अधूरा छोड़कर जाता है और क्या कहता है, मुझे अतकपाली हो रही है, आधा सर मेरे दर्द कर रहा है, अगर वो ऐसे कहता है, अगर चला जाता है कि मैं फिर कभी आऊँगा, फिर कभी मतलब कभी भी नहीं आता, तो अभी जो लेखक है उनको डर लग रहा है कि अभी शायद सिरचन चला जाएगा काम छोड़कर, अभी सत्यानाश हो गया है और मानू के ससुराल तो ये सारी चीज़ें हमें भेजनी ही है, तो अभी करे तो क्या करे, उसे डर लगने लगा है। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। लेखक की जो आशंका थी वह भी सत्य हो गई है। और जो सिरचन एक एक बांस की जो ये है उसमें जो फंदे डाल रहा था, चीख बुन रहा था, उसकी उंगलियां सुतली के फंद में पड़ गई, मतलब रुक गया वो। और मानो वो कुछ देर तक चुप रहा, करे तो क्या करे, उसे एक बहुत ही दुख हुआ था ये सारी बातें सुनकर।
तो तुम्हारी जीभ बहुत ही ये चल रही है, लंबी हो गई ऐसे। और पान खाते खाते जैसे वो पान घुलाता हुआ अचानक उठकर क्या हुआ, पिछवाड़े में मतलब पीछे जो उनका ये था वहाँ वो पीक मतलब एक थूक लगाई उसने, थूका और अपना जो सामान था, छुरी थी, हंसिया थी, वो समेट कर संभाल कर अपना झोला है अपने थैले में रखा और टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मतलब गुस्से में वो आंगन से बाहर गया और जो चीख है वो देख रहा है कि अधूरी ही है, अभी करेगा या नहीं। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। और सातों तारे मन पड़ गए। मानू देख रही थी ये सब कुछ कि क्या हो रहा है। मानू ने तो पहले से उसे समझा था और वो अधूरा चीख देख रही थी। सातों तारे मन पड़ गए मतलब जो 7 रंग के जो डोर से वो चीख बना रहा था, जैसे वो मन पड़ गए थे, चुपचाप हो गए थे। माँ बोली, जाने दे बेटी, ची छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। और माँ क्या बोली कि तू नाराज़ मत होना बेटा, तू अभी ये देख रही है। मानू दुखी हो रही थी कि मेरे ससुराल में ये सारी चीज़ें चाहिए, उसकी आवश्यकता है मुझे, और इसीलिए तो सिरचन को बुलाया था। अभी तो क्या हो गया है। मानू चुपचाप देख रही है, बहुत ही निराशपूर्ण आंखों से वो देख रही है। तो माँ ने उसके दिल की बात समझ ली है और माँ क्या कह रही है कि जाने दे बेटी। मानू ने कुछ कहा नहीं, लेकिन आंखों से ही पता चला कि वो दुखी है, चेहरे से ही पता चला। और फिर वो क्या कह रही है माँ मानू को, जी छोटा मत कर, दुखी मत होना, मैं क्या करूँगी, तुम्हें मेले से खरीद कर भेज दूँगी। तुम्हें चाहिए, तुम्हारे ससुराल वालों को चाहिए, तो जब मेला लगेगा या फिर लग चुका है उससे मैं खरीदूँगी और तुम्हें भेज दूँगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा वो एक फटी हुई शीतल पाटी पर वह लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। तो सिरचन को मनाने लेखक गए कि मैं सिरचन को जैसे तैसे मना कर लाऊंगा। तो उन्होंने एक दृश्य देखा उनके घर पर। उसने देखा कि उसके घर पर एक फटी हुई शीतल पाटी, मतलब क्या, एक चटाई है। वो कैसी है, फटी हुई है। वो खुद चटाई बनाता है, लेकिन फटी हुई चटाई पर वो लेट कर कुछ सोच रहा है। और लेटे लेटे वो सोच रहा है और लेखक को देखते ही क्या बोला, बबुआ जी अब नहीं। और कान पकड़ते हुए उसने कहा कि अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा, ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। देखो, जो सिरचन का दुख है वो सामने उभर कर आया है इस दुर्घटना के कारण। दुर्घटना मतलब कौन सी हुई है, उसके दिल को दुख हुआ है, चोट लगी है। और वो क्या कह रहा है कि तुम मुझे मोहर छाप वाली धोती दे रहे थे, लेकिन क्या करूँगा वो लेकर, कौन पहनेगा, ससुरी मतलब कौन, उसकी पत्नी तो मरी, खुद तो मरी, बेटे बेटियों को भी अपने साथ ले गए। मतलब सिरचन को ना तो पत्नी है ना तो अपने खुद के बच्चे हैं। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। अगर वो जिंदा रहती, वो जीवित होती तो मेरे लिए खाना बनाती, मैं ऐसे खाने के लिए यहाँ वहाँ घूमता, लोग मुझे चटोर समझते, मुफ्तखोर समझते। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ। और वो क्या कह रहा है, जो फटी हुई शीतल पाटी का पर वो लेटा हुआ था उसी की बनी हुई है, मतलब उसकी पत्नी भी है बनाना जानती थी। तो इस शीतल पाटी को मैं छू कर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। और उसकी पत्नी ने शीतल पाटी बनाई हुई वहाँ जो लेटा हुआ है, जैसे वो एक प्रकार की कसम ले रहा है। और वो क्या कह रहा है कि अब मैं काम नहीं करूँगा, गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या करूं। मैं चुपचाप वापस लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। देखो कितना मतलब एक मार्मिक चित्रण है। और वो क्या कह रहा है कि केवल
तुम्हारे ही घर गांव में, तुम्हारे ही हवेली में मेरी कदर होती थी, मुझे सम्मान मिलता था, और अभी वो तो नहीं मिला। कोई तो बूंदिया सूप में फेंक कर आती है। चाची ने मुझे जब गम कौवा मांगा तो क्या हुआ। फिर अभी मैं कभी भी काम नहीं करूँगा। जहाँ मेरी कदर होती थी वहाँ मैं गया था, क्योंकि मजली भाभी ने कहा था कि तुम्हें अभी मिठाई मिलेगी, मोहर छाप वाली धोती मिलेगी। तो उसने कहा था कि मुझे अगर रेशमी कुर्ता भी दोगे तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। केवल मैं ये काकी की बेटी है, मानू दीदी है, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। उसका पति अफसर आदमी है, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। एक लगाव था, एक स्नेह था, एक प्रेम था, और मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, मतलब कलाकार के दिल को एक ठेस पहुँची है। वो अभी कभी भी नहीं आ सकता अपना काम करने के लिए। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजार नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू? और बड़ी भाभी जो अधूरा अधूरी चीख है उसमें क्या कर रही थी, रंगीन कलर का एक कपड़े का झालर लगा रही थी। और वो फिर क्या मानू को मनाते हुए क्या कह रही थी, अभी बेजानी अच्छा तो दिख रहा है ना मानू। मानू को समझाते हुए बड़े भाभी ऐसे उसे मना रही थी। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और बजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। और मैं चुप नहीं रहा। लेखक को भी अच्छा नहीं लगा था। सिरचन को जब डांटा गया था, बोला गया था, उसे अपमानित किया गया था, तो ऐसे कह के लेखक कहते मैं चुप नहीं रहा। मानू चुप थी, लेकिन उन्होंने क्या ताना कसा कि अभी चाची और मजली भाभी की इससे भी नज़र लग जाएगी, क्योंकि जो सिरचन है उसे अपमानित चाची ने और मजली भाभी ने ही किया था। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था, और मानू आज ससुराल जा रही थी, और ससुराल पहुंचाने का काम मुझे ही सौंपा गया था। मैं ही मतलब लेखक जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन भर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर, चटोर। और स्टेशन पर देखा तो सामान जब वो एक साथ मिला रहे थे तो मानू बड़े ही ध्यान से अधूरी चीख जो सिरचन ने बनाई थी वो से मोड़कर अपने हाथ साथ ले जा रही थी। लेखक को वो देखकर, अपनी बहन का जो उदासी है, दुख है, वो देखकर मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हुआ है लेखक। और चाची ने जो उसे कहा था, चाची जैसे सिरचन को कोसती थी, क्या कोसती थी, कामचोर, चटोर, मतलब काम से जी चुराने वाले और सिर्फ खाना खाने वाले, खाने की ओर आकर्षित होने वाले, स्वाद लोलुप कही के। ऐसे मेरी इच्छा हुई कि आज मैं भी सिरचन को ऐसे ही कहूँ। मैं तो अच्छा खासा मनाने के लिए गया था, अगर वो चीख मनाता तो आज जो मानू दुखी है वो नहीं होती। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। गाड़ी आई, उनकी ट्रेन जब भी आई, सामान चढ़ाकर लेखक दरवाज़ा बंद कर रहे थे। तो प्लेटफॉर्म पर देखता तो उन्होंने क्या देखा, सिरचन पर नज़र पड़ी। सिरचन वहाँ था और वो आया और उसने क्या कहा, बबुआ जी। और वो दरवाजे के पास आकर पुकार रहा था। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। लेखक कहने लगे, क्या है? जैसे झिड़की के स्वर में, अभी क्या है? काम करने जब बुलाने गए थे तो आए नहीं, मनाने गए तो आए नहीं, अभी क्या है? सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूँ। और सिरचन ने पीठ पर जो लदा हुआ बोझ है, भारी बोझ उतार कर उसने क्या किया, लेखक की ओर देखा और क्या कहा कि मैं दौड़ता हुआ आया हूँ, ज़रा दरवाज़ा तो खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, एक बार मैं उनको देखना चाहता हूँ। या तो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, या तो जो चीख उनके लिए जो शीतल पार्टी बनानी थी वो नहीं बना पाए, इसीलिए उससे दुख हुआ होगा, या क्या हुआ होगा। लेकिन लेखक को पता है उसका अपमान हुआ है, लेकिन लेखक को भी मानू का दुख देखकर सिरचन पर गुस्सा आया है। लेकिन सिरचन जो है
जब उसे पता है कि मानू ससुराल जा रही है तो वो दौड़ते दौड़ते हुए मानू से माफ़ी मांगने आया है या मानू से मिलने आया है, या फिर जो अधूरी चीख उसने छोड़ी है उसका कुछ उत्तर बताने आया है। तो ये देखेंगे हम अभी। तो उसने कहा है कि एक बार मानू दीदी को तो देखो। मैंने दरवाज़ा खोला, सिरचंद दादा, मानो इतना ही बोल सकी। और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने कहा कि सिरचंद दादा, इतना ही बोली। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कूश की। गाड़ी चल पड़ी और खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद हकलाते हुए, मतलब जैसे उसे बोलना नहीं आ रहा था दौड़ के कारण या फिर जल्दबाजी के कारण, तो वो हकलाते हुए क्या कह रहा है कि मानू दीदी, ये मेरी ओर से है, तुम्हारे लिए सब चीज़ें हैं, जो जो तुम्हें चाहिए थी वो सारी चीज़ें इसमें हैं। और वो बता रहा है, एक एक चीज़ वो विस्तार से बता रहा है। शीतल पाटी है मतलब चटाई है, चीक है, चीक मतलब बांस की तीलियों के पर्दे हैं, एक जोड़ी आसनी है कुश की, और फिर गाड़ी चल पड़ी। उसे दुख हुआ था जब उसे मजली भाभी और चाची ने भला बुरा कहा था। हाँ, वो खाने के लिए चटोर था, लेकिन उसकी एक मजबूरी थी। मजबूरी ये थी, घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था, ना उसके बच्चे थे। इसीलिए क्या लोग उसका ऐसा मजाक उड़ा सकते हैं? नहीं उड़ा सकते। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचंद ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए और मानू को लगा कि मोहर छाप वाली धोती देने वाले थे हम इस काम के, वो दाम मतलब पैसे निकाल कर देने वाली थी। और सिरचंद ने क्या किया, दांत से जीभ को काट कर कहा कि नहीं रे बाबा, दोनों हाथ जोड़ दिए कि मैं पैसे नहीं लूँगा। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। और मानू फूट फूट कर रो रही थी कि सिरचंद दादा ने मेरे लिए सब कुछ किया, वो अधूरा काम छोड़ कर गया था, वो दुखी हुआ था, फिर भी मेरे लिए उसने ये तोहफा समझ कर दिया, बिना कुछ पैसे लिए, बिना कुछ लिया। फिर जब लेखक ने देखा तो इतनी अच्छी कारीगरी, इतनी अच्छी जो काम है उसका, जो कलाकारी है, इतनी बारीकी, रंगीन सुतलियों का ऐसा काम लेखक पहली बार देख रहे थे। लेखक ने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। तो इसी प्रकार आज हमने ठेस ये पाठ पढ़ा है, और ठेस इस पाठ में क्या कहा है, कलाकार की कला उसकी आत्मा होती है। अपने अंतर मन में भावनाओं से, कल्पनाओं से अपनी कला को वो समर्पित करता है हमें। तो कभी भी समाज का इन कला और कलाकार के प्रति दायित्व है कि उनकी कला कलाकारी का सम्मान करना चाहिए और लोगों तक उनकी कलाकारी पहुंचनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी उनका आदर्श ले। इसके प्रति अलग अलग सम्मान देने चाहिए, बल्कि ना ही उनका अपमान करना चाहिए। तो कलाकार का सम्मान करना, और कलाकार को अगर ठेस पहुंचती है, दुख पहुंचता है, तो वो कोई भी चीज़ नहीं देखता है, उसका सम्मान ही उसका सब कुछ होता है, चाहे वो छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो। कलाकार तो कलाकार ही होता है। तो इसी प्रकार आज हमने ठेस ये तीसरा भाग और अंतिम भाग पढ़ा है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।